Hey there everyone, we are going to continue with this chapter and it's going to be very awesome. I hope that you all have understood all the things that was discussed in the previous class. आज के वीडियो में we are going to discuss a very important topic, that is schedule 1 2 3 we are going to discuss. Okay, let's start with it. First of all, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है 3 प्रकार के रूल, so that आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ. ठीक है, एक बार चले आते हैं यहाँ पे. देखो, 3 रूल आपको देखने को मिलेगा और ये 3 रूल जो है 3 शेड्यूल के साथ आपको पढ़ना होगा. पहला रूल है रूल 3, क्योंकि एग्जामिनेशन में रूल पूछेगा या फिर शेड्यूल पूछ लेगा आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग रूल शेड्यूल दोनों एक साथ करके पढ़ेंगे. 3 प्रकार के रूल है, एक है रूल 3, रूल 4 एंड देन रूल 5. याद रखना हमेशा, रूल 3 जो है वो शेड्यूल 1 से रिलेटेड है, रूल 4 जो है वो शेड्यूल 2 से रिलेटेड है एंड रूल 5 जो है वो शेड्यूल 3 से रिलेटेड है. रूल सिर्फ 3 ही है, रूल 3 4 एंड 5, एंड जो शेड्यूल के साथ रिलेट करता है, एंड शेड्यूल 1 2 एंड 3 है. 4 नामक कोई शेड्यूल है ही नहीं, इस बात का तुमको ध्यान रखना है. ठीक है, ये जो रूल 3 है ये डील करता है विद कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, रूल 4 डील करता है विद कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, रूल 5 डील करता है विद करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. इसको तुमको याद रखना है. रूल 3 एंड 4 इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, रूल 5 इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. ठीक है, और एक चीज जो याद रखना है तुमको वो ये है, रूल 3 जो है शेड्यूल 1 जो है वो रेसिडेंट इन इंडिया के ऊपर लागू होता है. रूल 4 जो है शेड्यूल 2 जो है वो नॉन रेसिडेंट के ऊपर लागू होता है, एंड जो शेड्यूल 3 है रूल 5 ये तुम्हारा रेसिडेंट प्लस नॉन रेसिडेंट दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं. बस तुमको यही याद रखना है. ठीक है, रूल 3 4 एंड 5 क्या एक कंप्लीटली समझ में आ चुका है, इसको तुमको याद रखना है. अब चीजों को समझो, हम लोग सीधा इधर जाएंगे. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रोहिबिशन ऑन ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शन में रूल 3 पढ़ा है, शेड्यूल 1 पढ़ा है, एंड शेड्यूल 1 के अंदर जो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है वो हम लोगों ने देखा है. तुमको एक चीज मैं बता दूं, ये जो शेड्यूल 1 है ये रिलेट करता है विद नेपाल एंड भूटान. ठीक है, नेपाल एंड भूटान इनके साथ रिलेट करता है रूल 3 शेड्यूल 1 के रिस्ट्रिक्शंस. अंडरस्टूड? तो कोई भी रेसिडेंट अगर ट्रांजैक्शन कर रहा है विद द रेसिडेंट ऑफ नेपाल एंड भूटान तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा. अब ये जो नेपाल एंड भूटान का जो ये तुम्हारा पूरा शेड्यूल 1 के अंदर रूल 3 के अंदर पूरा रिस्ट्रिक्शन है, ये रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिट करता है तुमको ये सारा चीज जो हम लोगों ने कल देखा है. ठीक है, एक चीज तुमको और याद रखना है कि अनलेस आरबीआई एग्जेम्प्ट, इसका मतलब ये है कि नॉर्मली तो ये कंप्लीटली बैन है, तुमको ये सारे ट्रांजैक्शन तो करने नहीं देंगे हम लोग. लेकिन अगर आरबीआई ने एग्जेम्प्ट कर दिया, याद रखना आरबीआई ने अगर एग्जेम्प्ट कर दिया तो तुम कर सकते हो. तुमको और एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूं, ये जो रूल 3 है ना, रूल 3 शेड्यूल 1 ये आरबीआई से रिलेट करता है. क्या? आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है. क्या चाहिए होता है दोस्तों? आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है अगर करना है तो. और जो तुम्हारा रूल 4 है वहां पे चाहिए होता है गवर्नमेंट का अप्रूवल. याद रखना किसका अप्रूवल चाहिए होगा? गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा. रूल 4 में, रूल 3 में सिर्फ आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है जो कि इजी होता है, लेकिन रूल 4 में जो है जो गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है वो डिफिकल्ट होता है. एंड रूल 3 में क्या लिखा है देखो, इधर आ जाओ. ये जो रूल 3 हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर भी तुमको जो है वो आरबीआई का अप्रूवल लेना होगा. किसका? बता दो. आरबीआई का अप्रूवल. ठीक है, रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई. अंडरस्टूड? और यहाँ पे गवर्नमेंट, यहाँ पे आरबीआई. तो शेड्यूल 1 आरबीआई, शेड्यूल 3 आरबीआई. याद रखियो. ठीक है, आरबीआई का अप्रूवल, यहाँ पर भी आरबीआई का अप्रूवल. एंड जो शेड्यूल 2 है वो गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है. क्या ये समझ में आ रहा है? अगर ट्रांजैक्शन जो भी तुम्हारा ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है वो अगर तुम करना चाहते हो तो, समझ में आ रहा है? कहीं पे प्रोहिबिशन है, कहीं पे लिमिट है. जैसे तुमको शेड्यूल 3 में पढ़ने को मिलेगा सारा है वो लिमिट है, मतलब तुम कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हो, अप टू USD 2 लाख 50.
ठीक है, 2,50,000 तक पर ईयर तुम ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर पूरा प्रोहिबिटेड है क्या? पूरा प्रोहिबिटेड नहीं है। तो कुछ जगह पे पूरा प्रोहिबिटेड है, कुछ जगह पे लिमिट है। तो तुमको याद रखना, अगर तुमको लिमिट के बाहर करना है तो रिस्पेक्टिवली जहाँ पे गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए वहाँ पे गवर्नमेंट का अप्रूवल, जहाँ पे आरबीआई का अप्रूवल, वहाँ पे आरबीआई का अप्रूवल लेना होगा। अगर तुमको करना है फ्रॉम मतलब प्रोहिबिटेड, कंप्लीटली जो प्रोहिबिटेड है वो ट्रांजैक्शंस भी तुमको करने हैं, तब भी तुम कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। जहां पे गवर्नमेंट का अप्रूवल वहां पे गवर्नमेंट का अप्रूवल, जहां पे आरबीआई का, फिर जाके तुम कर सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो हम लोग कल यहां तक कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है। रूल फॉर रिक्वायर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल फॉर शेड्यूल 2 ये वाला कर लिए थे। आज हम लोग करने वाले रूल 5 देखने वाले हम लोग। रूल 5 जो है शेड्यूल 3 का ट्रांजैक्शंस। अब सारे ट्रांजैक्शन तो है नहीं यहाँ पे, कुछ ट्रांजैक्शंस है जो तुमको पढ़ने के लिए यहाँ पे दे रखा है, तो वो तुमको देखना है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो है वो है फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल के लिए हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग कॉर्पोरेट्स के लिए देखेंगे। देखो, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल जो है वो है कॉर्पोरेट बॉडीज जो है उनके लिए देखेंगे, एंड ये है इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल का क्या लिमिट है? देखो, तुमको बताया गया है कि तुम देखो, तुमको अगर गिफ्ट देना है, अच्छा तुमको ये तो याद है ना, ये जो हम लोग शेड्यूल 3 पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए होता है, ठीक है। इसलिए इसमें रेगुलेशन भी कम है, आरबीआई का चाहिए तुमको, ठीक है। आरबीआई का तुमको अप्रूवल चाहिए होता है अगर लिमिट से बाहर तुमको स्पेंड करना है तो। समझ में आ रहा है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब वो ट्रांजैक्शन जिसमें तुम्हारे एसेट एंड लाइबिलिटी हिंडर होते हो, मतलब बड़े ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो है वो शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 में था, ठीक है। लेकिन जो शेड्यूल 3 है वो कंप्लीटली है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब तुमको ये देखना है कि ये कौन से ट्रांजैक्शन है। अब फैसिलिटी है इंडिविजुअल के लिए, बोले कि शेड्यूल 3 के अंदर तुमको क्या बोल रहा है? शेड्यूल 3 कह रहा है कि तुमको अगर गिफ्ट देना है, डोनेशन देना है, एम्प्लॉयमेंट है अब्रॉड में, इमिग्रेशन पर्पस, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव, ठीक है। अब्रॉड में किसी प्रकार का बिजनेस ट्रैवल के लिए जा रहे हो, कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो, ट्रेनिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, accompanying पेशेंट्स, ठीक है, स्टडीज अब्रॉड, एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये सारे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये रोजमर्रा की जिंदगी के काम है, ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आएंगे, ठीक है। तो ये अगर तुम करना चाहते हो तो कितना स्पेंड कर सकते हो तुम मैक्स टू मैक्स? तो तुम स्पेंड कर सकते हो 250 पर ईयर, ठीक है, यूएसडी। 2,50,000 यूएस डॉलर जो है वो तुम स्पेंड कर सकते हो पर ईयर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग सीधा इधर आएंगे एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन इसमें कुछ नहीं है, एग्जेम्पशन यही है कि जो लिमिट है ना, देखो, फॉर इमिग्रेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज, इंडिविजुअल में अवेल एक्सचेंज एक्सीडिंग एलआरएस लिमिट इफ रिक्वायर्ड बाय द कंट्री इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो बाहर में पढ़ रहे हैं इमिग्रेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर स्टडीज के लिए, जो इंडिविजुअल्स हैं वो अवेल कर सकते हैं एक्सचेंज एक्सीडिंग एलआरएस। एलआरएस क्या एक्सीड कर रहा है? एलआरएस का मतलब होता है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। उसी स्कीम के तहत तुमको ना ये जो तुम्हारा लिमिट है ना, उसी स्कीम के तहत जो है यहाँ पे लिमिट बैठा है, यहाँ पे लिबरलाइज कर दिया, मतलब बहुत ही इजी कर दिया। तुम खर्चा बहुत ज्यादा कर पा रहे हो, देखो ना, 2,50,000 यूएस डॉलर, इंडियन रुपी नहीं, यूएस डॉलर में, ठीक है, पर ईयर। क्या ये समझ में आ रहा है तुमको? अच्छा, तो तुमको अगर इससे ज्यादा करना है तुम कर सकते हो, लेकिन अगर पकड़ लो जिस कंट्री में तुम पढ़ रहे हो, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी में, उसमें ज़्यादा खर्चा है तो कर सकते हो, लेकिन अप्रूवल ले लेना होता है, ठीक है। अच्छा, मे अवेल एक्सचेंज एक्सीडिंग्स एलआरएस लिमिट इफ रिक्वायर्ड बाय, मतलब अवेल करना है, कैसे अवेल करना है? परमिशन तो लेना होगा, बस वही चीज़ है। एलआरएस लिमिट रिडक्शन, बस वही है, एलआरएस रिमिटेंस रिड्यूस्ड दिस यूएस डॉलर टू लिमिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अच्छा, ये क्या है एलआरएस? एलआरएस हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, लिमिट वही है 2,50,000। हम लोग देखेंगे एलआरएस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, नॉन परमानेंट रेसिडेंट जो है ना, ये तो हम लोगों ने रेसिडेंट के बारे में देखा है। अच्छा, कुछ जो है नॉन परमानेंटली रेसिडेंट है, जो परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, मे रिमिट अप टू देयर नेट सैलरी। इसका मतलब यह है कि उनका जितना सैलरी है कंप्लीटली, पूरा का पूरा जो सैलरी है उतना वो रेमिट कर सकते हैं, मतलब बाहर भेज सकते हैं। रेमिट करने का मतलब रेमिटेंस आउटवर्ड हो रहा है, ठीक है, आउटवर्ड रेमिटेंस हो रहा है, मतलब बाहर जा रहा है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे काम के लिए आए हैं ना, नॉन परमानेंटली रेजिडेंट इंडिविजुअल्स है, इंडिया में बैठे हुए हैं, उनका जितना सैलरी है पूरा का पूरा वो रिमिट कर सकते हैं। अगर 2,50,000 के ऊपर सैलरी है
यूएसडी, तो उसके ऊपर भी रिमिट हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। पर्सन अदर देन इंडिविजुअल का मतलब होता है कंपनीज एंड एंटिटीज में अवेल फॉरेन एक्सचेंज, कितना, जितना एलआरएस ने परमिट किया है। एलआरएस ने जितना परमिट किया उतना। एलआरएस क्या है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, फिर देखो फैसिलिटीज फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल्स, जो कि अदर देन इंडिविजुअल्स है, मतलब वही है कॉर्पोरेट कंपनीज। अगर तुमको डोनेशन करना है बाहर, अच्छे से देखो, अगर तुमको डोनेशन करना है 1% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, तुमने फॉरेन एक्सचेंज में जितना कमाया उसका 1%, एक्सीडिंग 1%, उसके 1% से ज़्यादा अगर तुम डोनेट करना चाहते हो, या फिर यूएसडी 5, देखो यूएसडी 50 लाख विच एवर इज यूएसडी 50 लाख विच एवर इज लेस, ठीक है। तो ये इतना अमाउंट अगर तुम डोनेट करना चाहते हो, ठीक है, तो तुमको भैया आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तुम क्या हो, तुम कंपनी हो, बाहर तुमने बाहर से कमाया है, कैसे कमाया है, बिजनेस करके, समझ में आ रहा है। अब जो तुमको ये अर्निंग हुआ, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज से जो तुम्हारा अर्निंग हुआ, उसका अगर 1% या फिर 50 लाख यूएसडी, ठीक है, विच एवर इज, जो भी कम हो, ठीक है, विच एवर कम हो, मतलब अगर 1% कम हो रहा है तो वो लागू हो जाएगा, अगर 50 लाख यूएसडी कम हो रहा है तो ये लागू हो जाएगा, जो भी हो रहा है। तो इतना अगर तुम टच कर रहे हो, उसके ऊपर अगर जा रहे हो, डोनेशन में डोनेट कर रहे हो बाहर, तो इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, तो उसके लिए आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, ये तुमको याद रखना है। फिर आता है कमीशन पर ट्रांजैक्शन टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल्स ऑफ रेसिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट इन इंडिया एक्सीडिंग यूएसडी 25। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल चीज है, देखो तुम कमीशन दे रहे हो किसको, पर ट्रांजैक्शन टू एजेंट, एजेंट को दे रहे हो कमीशन, किस लिए, अब्रॉड, मतलब एजेंट कहाँ पर है, अब एजेंट है अब्रॉड में। फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो रेसिडेंशियल प्लॉट है, कमर्शियल प्लॉट है, उसको सेल करने में तुमको अब्रॉड का एजेंट ने हेल्प किया। ठीक है, अब तुम उसको कमीशन देना चाहते हो। अब कमीशन में तुम यूएसडी 25,000 या फिर तुम्हारा जितना भी इनवर्ड रेमिटेंस हुआ है, इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, मनी रिसीव्ड इन इंडिया, तुमने जो ये ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, जितना भी तुमने ट्रांजैक्शन किया, पकड़ लो जो फॉरेन एजेंट है उसने कैसे हेल्प किया, क्योंकि फॉरेन बायर होगा शायद, फॉरेन किस कोई बंदा जो है वो खरीद रहा होगा शायद। ठीक है, अगर वो खरीद रहा है या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उसने हेल्प किया, फॉरेन वाले एजेंट ने हेल्प किया, तो तुम्हारा जितना भी मनी तुमने रिसीव किया टोटल, अब तुमको इसको कमीशन देना है। तुमने जितना भी ट्रांजैक्शन किया उसका तुमको कमीशन देना है। ठीक है, किसको कमीशन देना है, फॉरेन के एजेंट को, अब्रॉड में जो बैठा है एजेंट को। अब तुम्हारा कमीशन का लिमिट देखो कितना, $25, 25,000 यूएस डॉलर, या फिर 5% तुम्हारे जितना भी तुमने पैसा कमाया, मतलब इनवर्ड रेमिटेंस में आया है, ठीक है, उसका 5%। ये अगर एक्सीड कर रहा है, ये अगर एक्सीड कर रहा है तब जाके तुमको आरबीआई का अप्रूवल लेना होगा। बस ये तुमको याद रखना है। ठीक है, केस स्टडी वगैरह में पूछ लेंगे तब तुमको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा याद रखो। फिर है रेमिटेंस फॉर कंसल्टेंसी सर्विस एक्सीडिंग यूएसडी, ये तो भैया 1 करोड़ रुपए है। ठीक है, 1 करोड़, 1 करोड़ यूएसडी, 1 करोड़ यूएसडी मतलब समझ रहा है, बहुत पैसा। ठीक है, यूएस डॉलर 1 करोड़ पर प्रोजेक्ट। अब तू सोचेगा, तेरे दिमाग में ऐसा आएगा, ये ऐसा कौन सा कंसल्टेंसी है जो भैया 1 करोड़ यूएस डॉलर चार्ज हो रहा है। मैं तेरे को समझाता हूँ। जैसे इंडिया में बहुत बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ठीक है, ब्रिज बनते हैं, प्रोजेक्ट्स बनते हैं। अब इंडिया तो अभी नया नया शुरू कर रहा है ना, ये सब इंडिया तो नया नया शुरू कर रहा है। इससे पहले तो बाहर देश के जो कंट्रीज हैं उन्होंने ये सारे प्रोजेक्ट्स कर लिया है, उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, उन्होंने वो लोग प्रोजेक्ट्स में फेल हुए हैं, उन्होंने फिर प्रोजेक्ट दोबारा बनाया है, फिर उनके पास बहुत एक्सपर्टीज़ होगा, बहुत एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस से आता है एक्सपर्टीज़। तो एक्सपीरियंस वाला बंदा, अब तो इंडिया में पकड़ ले, इंडिया में कोई ऐसा ब्रिज बनाना चाहता है जो टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट है, तो इंडियन इंजीनियर्स जो है ना वो तो काफ़ी है, वो तो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अगर तू फॉरेन वाला कंसल्टेंसी अगर चाहिए, फॉरेन वाले कंपनी से उनसे कंसल्टेंसी तू ले रहा है, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के हिसाब से जो वो लोग कंसल्टेंसी देंगे ना तुमको, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, उसमें यूएसडी 1 करोड़ लग ही जाता है। क्या है, समझ पे आ रहा है? तो इतना अगर तू दे रहा है उनको पर प्रोजेक्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, यूएसडी पर प्रोजेक्ट फॉर अदर्स, मतलब 10 लाख फॉर अदर्स एंड 1 करोड़ फॉर प्रोजेक्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तू 10 करोड़ यूएसडी का उनको क्या दे रहा है, बताओ क्या दे रहा है, कंसल्टेंसी सर्विस का रेमिटेंस दे रहा है। ठीक है, उन्होंने कंसल्टेंसी दिया, तू 10 करोड़ यूएसडी दे रहा है उनको, या फिर
अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो ही 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ यूएसडी। अगर उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट है तो उसका लिमिट है 1 लाख, 1 लाख नहीं 10 लाख, ठीक है, 10 लाख यूएसडी। अब ये जो 10 लाख यूएसडी तू दे रहा है अदर प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर 10 करोड़ 1 करोड़ यूएसडी दे रहा है तू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, किस पर्पस के लिए, कंसल्टेंसी के लिए। इससे ज़्यादा अगर हो रहा है, ठीक है, एक्सीड कर रहा है इस अमाउंट से, इतना तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर एक्सीड कर रहा है देन यू हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस, यही कि आरबीआई से अप्रूवल लेना होगा। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देख, रिइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस बाय इंडियन एंटिटी एक्सीडिंग 5%। अब तेरे को समझाता हूँ, 5% इन्वेस्टमेंट यूएसडी 1 लाख विच एवर इज हायर। अब सुन, अब तू रिइंबर्स कर रहा है क्या, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, और इंडियन एंटिटी रिइंबर्स कर रहा है। तो कितना बवाल वाला चीज है, सोच, कोई फॉरेन इन्वेस्टर है जिसने तुझको हेल्प किया इंडिया में इंडियन कंपनी सेटअप करने में, तो खर्चा तो लगा होगा, है ना, खर्चा तो लगा होगा। तो फॉरेन इन्वेस्टर ने तेरे को इंडियन कंपनी सेट कर, इंडियन एंटिटी, ठीक है, सेट करने में हेल्प किया। अब कैसे हेल्प किया होगा, पैसे से ही हेल्प किया होगा, हेल्प सेटअप। अब तेरे को उसको पे बैक करना है, उसने जो भी तेरे को हेल्प किया ना, तेरे को क्या करना है, रिइंबर्स करना है। क्या है रिइंबर्स का, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, मतलब ये इनकॉर्पोरेशन होने से पहले जितना भी खर्चा ये फॉरेन इन्वेस्टर ने उठाया वो खर्चा तेरे को उसको वापस देना है, ठीक है। तो अगर तू पे बैक कर रहा है, कर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो अच्छी बात है, पे बैक कर रहा है क्योंकि उसने तेरे को हेल्प किया था। पे बैक का अमाउंट सुन ले, पे बैक का अमाउंट ये है कि तू 1 लाख यूएसडी तक पे बैक कर सकता है, या फिर 5% जितना भी उसने तेरे को हेल्प किया, ठीक है, उसका 5%, एक्सीडिंग 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना भी हेल्प किया, मतलब जितना भी फॉरेन इन्वेस्टर ने तेरे पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसका 5% से ज़्यादा अगर तू रिएम्बर्स कर रहा है, उसका 5% से ज़्यादा तू रिएम्बर्स कर रहा है, या फिर 1 लाख यूएसडी से ज़्यादा रिएम्बर्स कर रहा है, तो तेरे को आरबीआई का अप्रूवल लेना होगा। बस यही तेरे को दिमाग में बिठा के रखना है। क्या, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम होता क्या है। ये सिंपल चीज़ है, ये जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है ना, हमेशा याद रखना ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए होगा, और इसमें कंपनी वंपनी नहीं आते, ठीक है, इसमें कंपनी वगैरह जो है ना ये नहीं आते, याद रखना। ये किन के लिए है बताओ, रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, मतलब आराम से तू पैसा भेज, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कहाँ तक, लिमिट क्या है, लिमिट है 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर यूएसडी, 2,50,000 यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर तू दे सकता है, ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए। याद रखना यहाँ पे कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, इश्यू ऑफ ट्रस्ट एक्सेट्रा ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है, वो लोग नहीं भेज सकते। अच्छा, अब समझ, अगर तेरे को एक्सीड करना है एलआरएस का लिमिट, तो तेरे को आरबीआई का परमिशन लेना पड़ सकता है। अच्छा, इंडिविजुअल्स के लिए स्पेसिफिक लिमिट ये सेम है, सब में 2,50,000 ही है, सब में 2,50,000 ही है। बस तेरे को याद रखना है क्या है, टॉपिक क्या है, प्राइवेट विजिट के लिए जा रहा है, गिफ्ट डोनेशन के लिए दे रहा है, अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन के लिए, सब में 2,50,000 ही है। तो तेरे को ये टॉपिक याद रखना है कि किस किस चीज़ में 2,50,000 है, मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, तो इन सब में 2,50,000 है, तेरे को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, क्लबिंग अलाउड है, परमिटेड फॉर फैमिली मेंबर्स इफ ईच कंप्लाइज, अगर सब लोग कंप्लाई कर रहा है तो ठीक है, क्लबिंग अलाउड है। क्लबिंग क्या क्या है सर, टैक्स में तेरे को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। फिर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट फॉलो ओवरसी इन्वेस्टमेंट रूल्स रेगुलेशन डायरेक्शंस 2022, याद रखना है, ये फॉलो करना होगा तेरे को। इसमें और एक जो है एक्ट लग जाता है, और एक लॉ लग जाता है, वो है ओवरसी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, याद रखना, ओवरसी इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन 2022 वो लग जाता है। अच्छा, फिर आते हैं हम लोग सीधा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में। क्या है, एनी ट्रांजैक्शन जो ऑल्टर करता है तेरे एसेट को एंड लाइबिलिटी को, जो मैं पहले क्लास से बोलता हुआ आ रहा हूं, यही है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब वही होता है कि तेरे एसेट्स एंड लाइबिलिटी को जो हिंडर करता हो, ऑल्टर करता हो, या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली। तूने बेच दिया तो नेगेटिव, तूने परचेज किया तो पॉजिटिव। क्या ये समझ में आ रहा है, तेरा एसेट बढ़ गया, ठीक है ना, तो एसेट एंड लाइबिलिटीज कम हो रहा हो, बढ़ रहा हो, जो कुछ भी हो रहा है वो है तेरा कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन, तेरे को याद रखना है। अच्छा, जैसे कि इंडियन पार्टी इन्वेस्ट कर रहा है इन फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट कर रहा है। अक्वायरिंग ई मूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, भैया ई मूवेबल प्रॉपर्टी तू आउटसाइड इंडिया खरीद रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों, ओके। फिर सीधा इधर आ जाओ,
सेक्शन 6 फेमा अलाउ करता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू कंडीशंस, जो आरबीआई कंडीशन सेट करता है विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेसिफाइज परमिसिबल क्लासेस एंड लिमिट। देखो आरबीआई का पावर है फॉर कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस। आरबीआई में प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्ट एंड रेगुलेट, मतलब क्या कर सकता है आरबीआई, तू अगर किसी भी प्रकार का कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसमें आरबीआई प्रोहिबिट कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या तो रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, क्या है वो सारी चीज, ये वो है, ये तू ट्रांसफर कर रहा है या फिर तो इशू कर रहा है फॉरेन सिक्योरिटी बाय रेसिडेंट इन इंडिया और रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, पहली बात। दूसरी, ट्रांसफर इशू ऑफ एनी सिक्योरिटीज, फॉरेन सिक्योरिटी थ्रू इंडियन ब्रांच ऑफिस, ठीक है, ब्रांच ऑफिस एजेंसी फॉर अ नॉन रेसिडेंट। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी है बोरोइंग लेंडिंग इन फॉरेन एक्सचेंजेस और इन रुपीज बिटवीन ए रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, ऑब्वियसली रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। फिर डिपॉजिट बिटवीन अ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ होल्डिंग ऑफ करेंसी नोट्स। ठीक है, एक्विजिशन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गिविंग गारंटी श्योरिटी फॉर डेट ऑब्लिगेशंस ऑफ रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट। तो इन सारे केसेस में तेरे को क्या करना होगा, आरबीआई जो है वो रेगुलेट कर सकता है, तेरे को ये याद रखना है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, होल्डिंग ऑफ फॉरेन एसेट। होल्डिंग ऑफ फॉरेन एसेट मतलब रेसिडेंट इंडिया कैन होल्ड फॉरेन करेंसी सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया इफ अक्वायर्ड व्हेन नॉन रेसिडेंट और इनहेरिटेड फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट। सिंपल चीज समझ कि पहले तो तेरे को मना है ये सारा चीज करना, ठीक है ना, मतलब इसमें तो आरबीआई जो है वो प्रोहिबिट कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। अब सर्टेन चीज़ें हैं, सर्टेन कंडीशन है जहाँ पे आरबीआई बोलेगा ठीक है कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से हो जाएगा, तू कर। ठीक है, तेरे को अलाउ कर दिया, रेसिडेंट इन इंडिया कैन होल्ड फॉरेन प्रॉपर्टी, कब, देख, करेंसी सिक्योरिटी ई मूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, कब, इफ अक्वायर्ड व्हेन नॉन रेसिडेंट, जब तुम नॉन रेसिडेंट थे तब तुमने एक्वायर किया, या तो जब जिनसे तुमने एक्वायर किया, जिनसे तुमने इनहेरिट किया, पकड़ ले तेरा पापा, ठीक है, उनसे तूने इनहेरिट किया, वो नॉन रेसिडेंट थे। ठीक है, फिर नॉन रेसिडेंट कैन होल्ड इंडियन करेंसी सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया इफ एक्वायर्ड व्हेन रेसिडेंट और इनहेरिटेड फ्रॉम अ रेसिडेंट, सेम वाइसा वर्सा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस प्लेसेस इन इंडिया, आरबीआई कैन रेगुलेट, प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट अ नॉन रेसिडेंट ऑब्वियसली स्टैब्लिशिंग अ ब्रांच ऑफिस और अदर प्लेस इन बिजनेसेस इन इंडिया। सिंपल चीज, तो ये तेरे को याद रखना है, यहाँ तक तेरे को पढ़ना है और अच्छे से दिमाग में बिठा के फिट कर लेना है सारा प्रोविजन प्रॉपरली, अंडरस्टूड। अब देख, अब जो ये है परमिसिबल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कौन से, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो परमिटेबल है वो यहां पे है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तू रीड कर सकता है, ये पूरा रीड कर लेना है आराम से। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्लास जो हम लोग देखेंगे, देखो ये क्लास, ये जो चैप्टर है 2 क्लास में खत्म होगा, ठीक है, और 2 क्लास लगेगा, अंडरस्टूड, धीरे धीरे करेंगे सो दैट तुम्हारे दिमाग में ज्यादा प्रेशर ना पड़ जाए। रियलाइजेशन, रिपेट्रिएशन एंड सरेंडर ऑफ फॉरेन करेंसी सरेंडर करना, तो ये क्लास हम लोग करेंगे, और कम से कम 2 से 3 क्लास और लग जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट करने में, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है। आज मैंने जहां तक कराया है इसमें कोई भी किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाउट पूछ लेना। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।